नमस्कार। जायकेदार कहानियों में आपका स्वागत है। आजकल लॉकडाउन के समय अगर ऐसी कोई चीज है जो मुझे याद आती है, ऐसा कोई खाना है जिसकी खुशबू, जिसकी याद मुझे तड़पाती है, तो वो है तंदूरी रोटी। जी हाँ, तंदूरी रोटी, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी जिस पर घी लगा हो और मैं ऐसे ही खा जाऊं, और साथ में अगर दाल मखनी या आलू गोभी भी हो जाए तो सोने पे सुहागा। तंदूरी रोटी के बारे में सोचकर पता नहीं क्यों मुझे वो तंदूर दिखने लगता है, वो मिट्टी से बना तंदूर और उसके पास पड़े आटे के गोले या आटे के पेड़े जो तैयार हैं तंदूरी रोटी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। ये पेड़े भी कितने अजीब है ना, कभी बन जाते हैं तंदूरी रोटी तो कभी फुलके, कभी पूड़ी तो कभी पराठे। कभी कभी मैं सोचती हूं कि अगर इंसान ने गेहूं को पीसकर आटा ना बनाया होता और आटे को पानी डालकर गूंदा ना होता तो कभी ये रोटी, पूड़ी, पराठे और तंदूरी रोटी बन पाते नहीं। तो क्या बनता उस गेहूं का? कोई ऐसी रेसिपी है क्या? फिर ऐसी रेसिपी कुछ ही समय पहले मेरे हाथ लगी। वो है राजस्थान का खिचड़ा या खींच, वहां की एक ट्रेडिशनल डिश। और उसके साथ मुझे मिली एक बहुत ही अद्भुत कहानी। आज वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। कुछ 15वीं सेंचुरी की बात है। अनाज के दाने 10 घंटे से भीगे रखे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब किसान की पत्नी आएगी और घी गरम करेगी। घी में हींग, दालचीनी और हरी मिर्ची का छौंक लगाएगी, साथ में डालेगी वो 2 घंटे से भीगी मूंग की दाल और खिचड़ा चढ़ाएगी। किसान की पत्नी आई, उसने चूल्हा जलाया और खिचड़ा चढ़ाया। उसी समय किसान घर लौट आया और उसकी पत्नी ने कहा, आज थोड़ा जल्दी आ गए तुम। किसान ने कहा, हाँ बस ऐसे ही। खबर मिली है कि हमारे राव जोधा, उन्होंने फिर मांडोर पर आक्रमण किया और फिर हार गए। किसान की पत्नी ने सिर पीट लिया और कहा, हमारे राव जोधा कब समझेंगे कि एक ही बात बार बार करते हैं तभी तो हार जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही चुप हो गए। इस बात से बेखबर उनके गांव के पास बाहर राव जोधा घूम रहे थे, हताश, सोच रहे थे कि क्या मैं कभी अपना मांडोर जीत ना पाऊंगा? क्या मैं इस तरह हमेशा हारता ही रहूंगा? क्या करूंगा मैं? कौन मेरी मदद कर सकता है? क्या कोई ऐसा रणनीति का मंत्र मुझे बता दे जिससे मैं जीत जाऊं? ऐसा सोच रहे थे और चल रहे थे। चलते चलते उन्हें अपने बीते समय की यादें एकदम जैसे कल ही हुआ हो याद आ रही थी। कदम बढ़े, याद आया कि जब उनके पिताजी का वध हुआ था। फिर आगे चले तो याद आया कि जब उन्हें 700 सिपाहियों को लेकर चित्तौड़ के बाहर राणा कुंभा के साथ लड़ाई की थी। कुछ और आगे बढ़े तो याद आया कि कितनी बुरी तरह से वो लड़ाई हार गए थे और 700 की जगह उनके पास सिर्फ 7 सैनिक रह गए थे। उन 7 सैनिकों को लेकर कैसे वो पहुंचे थे मांडोर, और मांडोर में कुछ और लोगों को एकत्रित किया, कुछ सामान लिया और वहां से एकदम बच के भाग गए। फिर ऐसे ही पास एक गांव में उन्होंने शरण ली। ये सब जैसे कल ही हुआ था।
फिर याद आया कि कैसे वो बार बार सेना को इकट्ठा करते और उस सेना के साथ आक्रमण करते मांडोर पर हर बार हार जाते, हर बार हार। ऐसे ही लगभग 15 साल बीत चुके थे। 15 साल! क्या वो कभी नहीं जीतेंगे? क्या उनकी किस्मत में वापस नहीं लिखा कि वो अपना मांडोर पाले? ऐसे सोचते सोचते जब वो जा रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि शाम ढल चुकी है, अंधेरा छाने लगा है और उनके पास रात को सोने के लिए कोई जगह ना है, ना ही खाने के लिए कुछ। उन्होंने नजर घुमाई हर जगह और दूर से उन्हें कहीं एक धुआं उठता दिखाई दिया और शायद एक किसान का घर। वो उस दिशा में चल पड़े। वहां किसान की पत्नी ने बर्तन जिसमें बन चुका था, पक चुका था खिचड़ा, उसे चूल्हे से नीचे उतारा और किसान को कहा, जाओ हाथ धो के आओ, खाना परोसती हूं। किसान हाथ धोने के लिए गया। वो हाथ धो ही रहा था कि उसने अपनी नजर ऊपर की और देखा कि एक आदमी खड़ा है। उसने कहा, कौन हो तुम भाई? उस आदमी ने कहा, एक यात्री हूं, क्या तुम्हारे पास रात को रहने के लिए जगह मिलेगी? किसान ने कहा, हाँ बिल्कुल, अतिथि हो, भगवान के जैसे। चलो हाथ मुंह धो लो और अंदर चलो, मेरी पत्नी ने खाना बनाया है, परोसने ही वाली थी। वैसे कोई बड़ा व्यंजन तो नहीं है तो खिचड़ा, पर तुम भी वही खाओ जो हम खाते हैं। उन्होंने दोनों ने हाथ धोया और दोनों अंदर चले गए। किसान की पत्नी ने देखा कि उसके पति के साथ कोई और आदमी भी आ रहा है, अतिथि है। कुछ ना बोली, दोनों सामने आके बैठे और उसने दोनों के सामने आगे रख दी थाली। थाली में परोसा बड़े प्यार से खिचड़ा। अब ये जो अतिथि था वो तो और कोई नहीं थे, राव जोधा। राव जोधा को इतनी भूख लगी थी कि उनसे रहा ना गया। इतनी अच्छी खुशबू खिचड़े से आ रही थी और उन्होंने सीधा अपना हाथ लिया और खिचड़े के बीच में डाल दिया और उनकी उंगलियां जल गई। किसान की पत्नी से भी रहा ना गया। उसने कहा, अजनबी, आप तो वही गलती कर रहे हैं जो हमारे राजा कर रहे हैं। उन्हीं की तरह मूर्ख हैं क्या? राव जोधा किसान की पत्नी को देखे और बोले, बहन, आपने मुझे और राव जोधा को मूर्ख क्यों कहा? क्या गलती की है हम दोनों ने? तो किसान की पत्नी ने कहा, देखिए, जो खिचड़ा है ना, ये बाहर होता है ठंडा और अंदर होता है गरम। इसको हमेशा बाहर की तरफ से खाया जाता है ताकि जब यहां अंदर तक पहुंचे तो ठंडा हो चुका हो। आपने इसको छुआ ही अंदर सीधा और हाथ जला बैठे। अब राव जोधा जिनकी मैं बात कर रही हूं वो भी तो यही कर रहे हैं। अब राज्य तो पूरा है, राज्य पे हर बार बीच में मांडोर पे ही चढ़ाई करते हैं, मांडोर पे ही आक्रमण करते हैं, उसी को जीतने में लगे रहते हैं। अगर ये बाहर के छोटे छोटे किले पहले जीत लें तो मांडोर तो आराम से जीत पाएंगे ना। कुछ गलत कहा मैंने? राव जोधा सोचने लगे, बहन, ये बात तो तुमने बहुत गहरी कही, बहुत पते की बात है ये। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। किसान की पत्नी मुस्कुराई। एक छोटी से खाने की चीज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो। राव जोधा मुस्कुरा दिए और सिर हिला दिए। अगले दिन जब वो वहां से निकले तो यही उनकी रणनीति बन गई, वॉर की स्ट्रैटेजी बन गई। उन्होंने बाहर के सारे छोटे छोटे किले जीते और फाइनली उन्होंने मांडोर पे अटैक किया और मांडोर को भी जीत लिया। राव जोधा ने बाद में जाकर जोधपुर भी बनाया, पर वो कभी एक बात ना भूले, वो बात जो किसान की पत्नी ने उन्हें कही थी, वो सलाह जो उसने दी थी। और वो कभी ये भी ना बोले कि एक खिचड़े जैसी एक डिश, खिचड़े जैसी एक खाने की साधारण चीज अपने में
कितनी बड़ी सीख लिए है। और वो अनाज के दाने जो भीगे हुए रखे थे, खिचड़ा बने थे, और वो खिचड़ा जो किसान की पत्नी ने उन्हें परोसा था, उस खिचड़े ने इतिहास बदल दिया और एक नई कहानी रच डाली। अब अगली बार अगर आप कभी खिचड़ा खाएं तो ये कहानी जरूर याद रखिएगा, और जोधपुर भी जाएं तभी भी ये कहानी याद रखिएगा कि जोधपुर की स्थापना ना हुई होती अगर वो खिचड़ा ना होता और खिचड़े को परोसने वाली किसान की पत्नी ना होती। धन्यवाद।